नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा प्यारा भारत। और अब हम यहाँ पे जाते हैं जापान में। नाउ जापान में यहाँ पर आप देख पाओगे ये है नेशनल डाइट बिल्डिंग। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये है जापान का पार्लियामेंट। नाउ जापान के पार्लियामेंट में यहाँ पे आप देखोगे ये इनका हाउस ऑफ काउंसलर्स मतलब कि इनका राज्यसभा, और ये इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब कि इन लोगों का यहाँ पर लोकसभा। यहाँ पर रिसेंटली चुनाव नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हारी है ना जीती है। जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पावर में थी उन्होंने ही अपना प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर चेंज कर दिया है, और इसी वजह से अब जापान को मिल गया है अपना 100th प्राइम मिनिस्टर। 100th प्राइम मिनिस्टर इसलिए क्योंकि जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे ये चुने गए थे 1885 में, तो इसलिए अब 2021 में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद इस देश ने 100 प्राइम मिनिस्टर देख लिए। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक इनका शपथ ग्रहण समारोह यहां पर नहीं हुआ, मगर मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ही दिनों में ये बात ऑफिशियल हो जाएगी कि फूमियो किशिदा ये बनेंगे जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये बिलोंग करते हैं जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को, शिंजो अबे की पार्टी है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर सुगा, वो भी इसी पार्टी को बिलोंग करते थे। और फूमियो किशिदा के आने के बाद से इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर ओपनली कह रहा है कि बेसिकली अब क्या हो गया है कि शिंजो अबे ही वापस पावर में आ गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जापान के 98 प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, हेल्थ रीजन की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनके बाद पीएम बने यहाँ पर सुगा सरकार संभाल नहीं पाए, इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़रा गिर गई, लोगों में काफ़ी नापसंद थे। और सिंस जापान में चुनाव आने ही वाले हैं, 2021 के अंत में जापान में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने डिसाइड किया कि एक न्यू फेज प्रोजेक्ट करते हैं इलेक्शन के लिए, और इसलिए अब फूमियो किशिदा ये बनेंगे जापान के 100वें प्राइम मिनिस्टर। और माना यह जाता है कि ये शिंजो आबे के बहुत ज़रा करीब हैं, इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल भी काफ़ी देखे होंगे कि शिंजो आबे अश्योर्ड क्लाउड ओवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किशिदा। शिंजो आबे के अंडर ये इनके विदेश मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी लंबे समय तक सर्व किया है शिंजो आबे के साथ। और आप कह सकते हैं पॉलिसी के मामले में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में स्पेशली ये शिंजो आबे 2.0 ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी अपॉइंटमेंट से भारत को काफ़ी फायदा होगा। चाइना पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे, इंडिया को फायदा कैसे मिलेगा ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली जापान की एक इन्वेंशन फुगाकू ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी। आपको यहाँ पर यह बताना है कि फुगाकू क्या है। क्या ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, क्या ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या ये एक सबमरीन टॉर्पीडो है, या फिर क्या ये एक सुपर कंप्यूटर है? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फूमियो किशिदा के आप अगर पॉलिटिकल करियर को देखोगे तो इन्होंने काफ़ी पद संभाले हैं, मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना तो 2015 हर इंडियन को याद रहेगा। याद खैर नहीं रहेगा क्योंकि मीडिया इतना कवर करता नहीं है, मगर मैं याद करा देता हूँ। 2015 में फूमियो किशिदा ने इंडिया, यूएस और जापान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में सेंट्रल भूमिका निभाई थी। हालांकि जो मेजर ग्रैंड पॉलिसी थी वो शिंजो आबे की थी, मगर एज विदेश मंत्री, एज फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इंडिया जापान रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में। पहली बात तो ये बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं पर्सनल लेवल पर भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के। इन्होंने कई बार यहाँ पर यह कहा है कि इंडो पैसिफिक को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए, और इंडिया ऑल टुगेदर वर्ल्ड्स फैक्ट्री का जो टाइटल है ना ये चाइना से छीन ले। इससे क्या होगा कि बाकी जो क्वाड कंट्रीज़ हैं और इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं उनकी निर्भरता चाइना पे कम हो जाएगी, और उसके बाद चाइना का जो अग्रेसिव एटीट्यूड है वो भी कई कंट्रीज सहन नहीं करेगी। तो 2015 में जब ये भारत में आए थे तब इन्होंने ओपनली कहा था कि मैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता हूं, और जापान पूरी कोशिश करेगा इसको सक्सेसफुल बनाने की। और काफ़ी हद तक इनके अंडर स्टेप्स भी लिए गए। जापान ने बड़े स्केल पर लोन्स दिए इंडिया को, सॉफ्ट लोन्स बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर, और उससे हमने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए हैं। कई प्रोजेक्ट्स अटक भी गए, जैसे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वो हमारी गलती है। मगर यहाँ पर मेन बात यह है कि फूमियो किशिदा जब पावर में आएंगे तो वापस पॉसिबिलिटी है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कुछ स्टेप्स उठाएं। उसके अलावा आप अगर देखो तो 2015 में किशिदा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये चला कि इन्होंने एक ट्रायलैटरल फॉर्म करवा दिया इंडिया, यूएस और जापान का। इसको आज के समय हम बुलाते हैं जय, जापान अमेरिका इंडिया। नाउ ये ट्रायलैटरल तब फॉर्म हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में नहीं थे। देखो कोई काम कितना बड़ा है ना उसको समझने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम है वो देखना होगा। 2015 में पावर में थे बराक ओबामा,
बराक ओबामा को इंडिया यूएस जापान की पार्टनरशिप में खास कुछ इंटरेस्ट था नहीं। बराक ओबामा को यहाँ पर मनाया गया, उनको समझाना पड़ा कि क्वाड इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपने अपने पूरे टेन्योर में क्वाड पर बिल्कुल फोकस नहीं किया, इंडिया जापान पे बिल्कुल फोकस नहीं किया। तो अब टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट अपने आखिरी कुछ सालों में जो ये यूएस जापान इंडिया का ट्रायलैटरल है, एटलीस्ट मिनिस्टेरियल लेवल पर ये तो बनाने दो। बराक ओबामा बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर माने, और बराक ओबामा को मनाने में किशिदा का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल था। उसके अलावा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, उस वक्त हमारी जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, इनका भी यहाँ पे क्रिटिकल रोल था। और ये आप कह सकते हैं नींव रख दी गई थी क्वाड की। क्वाड आपको पता होगा 2008 के बाद ऑलमोस्ट मर गया था, इट वॉज डेड, कोई समिट नहीं होती थी। फिर जाके 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को जिंदा किया था। तो क्वाड की जो रीएमर्जेंस है उसके पीछे जो ये यूएस जापान इंडिया का ट्रायलैटरल है, इसका क्रिटिकल रोल था। और आज भी आप अगर देखो तो ये ट्रायलैटरल तीनों कंट्रीज भूले नहीं हैं। जब भी G20 समिट होता है, कंट्रीज इकट्ठा होती हैं, कहीं भी जो लीडर्स हैं कंट्रीज के ये इकट्ठा होते हैं, तो जय समिट यहाँ पर बिल्कुल होता है ऑन द साइड लाइन्स। तो इससे आप समझ सकते हैं फूमियो किशिदा की लेगेसी। उसके अलावा इनका एक बहुत ही रेडिकल आइडिया था। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि क्यों ना हम सार्क कंट्रीज और आसियान कंट्रीज को कनेक्ट कर दे। ऐसे हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे सार्क देश और आसियान देश की जो कनेक्टिविटी है ये अच्छी हो जाए। इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा और इन टोटलिटी चाइना का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होगा। तो 2015 में इनका यहाँ पे आइडिया था कि क्यों ना जो ये सार्क देश है ऐसे इनको आसियान कंट्री से कनेक्ट कर देते हैं बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। कोई ब्रिज नहीं बनेगा ऐसी ऑब्वियस सी बात है, मगर बहुत सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखो 2015 में ना स्थिति काफ़ी हद तक डिफरेंट थी। सार्क का हाल जो आज के समय हो चुका है वो हाल उस वक्त था नहीं। सार्क में फिर भी कुछ हद तक उम्मीद थी। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस उतने खराब हुए नहीं थे। तो किशिदा का जो 2015 वाला ये आइडिया है ये आज के समय इतना पॉसिबल है नहीं। और बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं इतना नेगेटिवली क्यों कह रहा हूँ कि ये आइडिया पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को बाहर कर दो, सीधा इंडिया को आसियान से जोड़ दो। देखो यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा इशू ये है कि लैंड रूट से अगर आपको भारत और आसियान को प्रॉपरली जोड़ना है तो वहाँ पर म्यांमार में निवेश आपको करना ही होगा, और वो जापान यूएसए के प्रेशर में अभी कर नहीं रहा। तो देखना यहाँ पर ये होगा कि जापान के नए पीएम क्या म्यांमार से रिलेशंस इंप्रूव करने की गुस्ताखी करेंगे, क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी ये इतनी फ्लेक्सिबल करेंगे कि एक बार को इंडिया और आसियान कंट्रीज को जापान कनेक्ट करवा दे। ये देखना होगा। नाउ अब हम आते हैं चाइना पर। इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली आप ये मान लीजिए कि शिंजो आबे 2.0 आ चुके हैं, मगर चाइना की आप अगर बात करो तो इनके सरकारी मीडिया ने यहाँ पे आर्टिकल ये लिखा है कि हमारे हिसाब से हमारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि किशिदा चाइना पर इतने हार्ड नहीं होंगे। अब हार्ड क्यों नहीं होंगे, वजह सुन के आप हंस पड़ेंगे। नीचे आगे ये आर्टिकल में लिखते हैं कि जापान और चाइना के रिलेशंस ऑलरेडी इतने खराब हो चुके हैं कि इससे ज़्यादा खराब हो नहीं सकते। अगर इससे ज़्यादा खराब हो गए तो फिर हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि द न्यू जापानीज कैबिनेट विल फंडामेंटली चेंज जापान फॉरेन पॉलिसी स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइना। China Japan ties cannot be allowed to deteriorate further, otherwise the next Japanese leader will encounter tremendous difficulty when they attempt to mend ties। तो ये चाइना का यहाँ पर ऑफ कोर्स एक एजम्पशन है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि फूमियो किशिदा जब अपनी पार्टी के अंदर ही चुनाव लड़ रहे थे, जब एलपीडी के अंदर जो बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको ये बना रहे थे कि मुझे सपोर्ट कर दो, तो काफ़ी बार इन्होंने यहाँ पर चाइना को बैश किया। ये कहा कि चाइना को सबक सिखाऊंगा, मैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसको और स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो चाइना की जो यहाँ पर ये मनोकामना है कि किशिदा बहुत ज़रा सॉफ्ट होंगे इनके प्रति, रियलिटी में ऐसा हो नहीं पाएगा। ये आप कह सकते हैं और ज़्यादा प्रो इंडिया होंगे और ज़्यादा एंटी चाइना होंगे। ना ये तो हमने बात करी है विदेश नीति की। वैसे अगर हम बात करें जापान की ओवरऑल पॉलिटिक्स की, तो किशिदा का यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे भी करके अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको वापस ये चुनाव जितवा दें 2021 का, जो शुरू हो जाएगा नवंबर महीने के अंत में। तो पॉसिबिलिटी है कि ये पीएम रहे, मगर रफली 4 से लेकर 5 महीने तक ही पीएम रहे अगर इनकी पॉलिटिकल पार्टी हार गई। इंडिया के लिए मैं आपको बताऊं बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। आप कहोगे इंडिया यही चाहेगा कि ये जीत जाए वापस, तो मैं कहूँगा देखो बेस्ट केस सिनेरियो की अगर आप बात करना चाहते हैं ना, तो एक जापान में पॉलिटिकल पार्टी है कोमाइतो एक बहुत ज़्यादा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है। इस बार इनकी हवा बनी हुई है जापान में। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो आप मान लीजिए कि ये लोग पावर में आते ही ताइवान को एक कंट्री डिक्लेयर कर देंगे और चाइना के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इंडिया के मैं कहूँगा काफ़ी हद तक इंटरेस्ट में है, मगर
पॉसिबिलिटी यहाँ पर यही है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी फिर से पावर में आ जाएगी, और अगर वो होता है तो हमारे लिए वो भी बुरा नहीं है। फूमियो किशिदा उस सिनेरियो में वापस प्राइम मिनिस्टर रहेंगे एंड इंडिया जापान रिलेशंस विल कंटिन्यू टू इंप्रूव। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जापानीज इन्वेंशन फुगाकू आखिर है क्या। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, और आज के समय ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और इसलिए रिसेंटली जब कोविड-19 का डेटाबेस चर्न आउट करना था, कोविड-19 के डेटाबेस पे काफ़ी काम करना था, तो 2020 में जापान ने फुगाकू को इस्तेमाल किया टू एड कोविड-19 रिसर्च। और फाइनली यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज की सेल अभी चल रही है। आज है आखिरी दिन। विद इन आप कह सकते हैं 8 घंटे में सेल खत्म हो जाएगी। रात को 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो आप अगर चाहे तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएसई जीएस प्लस, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैक, जिसके अंदर ना सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस ऑप्शनल की भी यहाँ पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे पिक अ प्लान पे, और यू कैन गो फॉर द 24 और 26 मंथ कोर्स। जो 24 महीने का कोर्स है ये आपको पड़ेगा 2777 रुपीज़ का पर मंथ, और आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल के लिए। तो आपके पास अगर टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, यू कैन परचेज दिस कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।